इन सूत्रों के बारे में, इन श्लोकों के बारे में आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, आप जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि हम आज उससे भी आगे की बात करेंगे। और आगे की कोई भी बात आपको अच्छे से समझ में आए, ये तभी संभव है जब कल और कल के पहले दिन परसों बोले गए सूत्र आप ठीक से समझ पाएगा। तो आप कल के जो बात कही थी मैंने सूत्रों के बारे में और परसों, इन दोनों से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप अभी तुरंत पूछ लीजिए। जी हाँ, तो 1-2 दिन होगा। इनका प्रश्न यह है कि सुबह 4:30 बजे इन्होंने पानी पिया तो इनको उल्टी हो गई, 5 बजे पिया फिर भी हो गई। 1-2 दिन ऐसा हो सकता है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। क्योंकि पहली बार में आप शुरू कर रहे हैं, तो मेरी ऐसी आपको प्रार्थना है, विनती है कि थोड़ा शुरू करिए। एक साथ 1.25 लीटर मत पीजिए। पहले दिन आधा गिलास पीजिए, दूसरे दिन 1 गिलास ले लीजिए, तीसरे दिन 1-1.5 गिलास कर दीजिए। धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। एक साथ 1.25 लीटर पीने की कोशिश पहले दिन में मत करिए। कितना पानी पिया था आपने? पहले 4:30 बजे आधे गिलास से शुरू करिए, आधे गिलास से शुरू करिए। कुछ मत करिए, रात को दांत साफ करके सोइए। सुबह उठते ही पानी पीना है, कोई गुल्ली गुल्ली नहीं करना है, सीधे पानी पीना। आपको अगर तकलीफ हो रही है, जैसा इनका कहना है कि उल्टी हुई, तो आधे गिलास से शुरू करिए। पहले दिन आधा गिलास, अगले दिन 1 गिलास, फिर 1.5 गिलास, फिर 2 गिलास, धीरे धीरे 2.5 गिलास, फिर 3 गिलास, ऐसे बढ़ाइए। शरीर को आदत पड़ जाएगी, और एक बार आदत पड़ गई तो फिर ये नहीं होने वाला। और कोई प्रश्न? किसी ने इन सूत्रों को कल और एक दिन पहले परसों अपने जीवन में उपयोग किया हो और कोई तकलीफ आई हो तो जरूर पूछ लीजिए। जैसे इन्होंने बोला कि इनको उल्टी हो गई, वॉमिटिंग हो गई। आपने जो बताया कि खाना खाने के बाद 1.5 घंटा पानी नहीं पीना चाहिए, तो मैंने 3 बार ट्राई किया कि खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पिया, तो थोड़ी सी पेट में तकलीफ होने से जड़ लग रहा है कि पेट में कुछ तो है ऐसा। पेट आपने खाना खाने के तुरंत बाद ताक पिया? नहीं। तो पीना चाहिए ना, मैंने आपको बोला है। सुबह का खाना खाएं तो जूस पीजिए, दोपहर का खाना खाएं तो ताक पीजिए, रात का खाना खाएं तो दूध पीजिए। पानी 1.5 घंटे बाद पीजिए। 3 दिन कुछ भी, तीनों टाइम कुछ भी नहीं पिया तो पीजिए ना, नहीं तो दाल का पानी पीजिए। सर गुड़ का पानी पी सकते हैं क्या? गुड़ का गुड़ मिला के पानी पी सकते पी सकते गुड़ का पानी पी सकते। ये तो है, क्योंकि उस समय पानी में गुड़ मिल गया तो पानी का अपना गुण कुछ भी नहीं है, वो गुड़ का गुण उसमें आ जाएगा। तो गुड़ मिलाया हुआ पानी भोजन के बाद पी सकते हैं। भोजन के बाद थोड़ा गुड़ भी खा सकते हैं, दोनों ही अच्छा है। और कोई प्रश्न? जी चाय करने के बाद तो फट जाता है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। गुड़ का चाय बनाएं तो फट जाता है। गुड़ का चाय बनाएंगे तो कभी भी नहीं फटेगा अगर आप गुड़ ठीक से देखकर खरीद के लाएं। बाजार में 2 तरह के गुड़ आते हैं। एक गुड़ ऐसा है जो केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। जो केमिकल के द्वारा बनाया हुआ गुड़ है उसकी कभी भी चाय बनाएंगे तो फटने वाली है। तो आप बाजार से ऐसा गुड़ लाइए जो बिना केमिकल का बनाया हुआ हो। बिना केमिकल के गुड़ की पहचान क्या है? वो दिखने में थोड़ा काला होता है, गहरा लाल होता है, काला होता है। और जो केमिकल वाला गुड़ है वो दिखने में बहुत पीला और सफेद होता है। तो ज्यादा पीला और सफेद गुड़ अगर है तो समझ लीजिए केमिकल वाला है, उसकी चाय बनाएंगे हर बार फटेगी। और अगर थोड़ा काला और गहरे लाल रंग का गुड़ है तो वो ऑर्गेनिक है, बिना केमिकल वाला है, उसकी बनाई हुई चाय कभी भी नहीं फटेगी। तो जब भी गुड़ लाएं तो देख के लाएं। पानी के साथ चावल खाएं? पानी के साथ चावल खाएं। 1-2 मैंने बोला था कि एक अन्न आपने खाया और उसके बाद दूसरा शुरू कर रहे हैं तो 1-2 घूंट पानी उस समय आप पी सकते हैं।
रोटी आपने खाई है गेहूं की बनी हुई, ज्वारी की बनी हुई, उसके बाद चावल खा रहे हैं, तो रोटी जो है गेहूं की है, चावल दूसरा है, तो गेहूं और चावल दो अलग अलग अन्न है। तो गेहूं खत्म हुआ, अब चावल आप शुरू कर रहे हैं, तो 2 घूंट पानी पी सकते हैं, ज्यादा नहीं। और कोई प्रश्न आप लोग पूछे, आप मराठी में पूछ सकते हैं, मैं मराठी समझता हूं। पूछिए जी। नाश्ते में क्या आपने पूछा? नहीं मिला तो क्या ले सकते? नाश्ते में कुछ नहीं मिला, जूस। वो जूस नहीं मिला तो ये एक भाई ने अभी पूछा था कि पानी में गुड़ मिला के पी सकते हैं, आप भी पी लीजिए पानी में गुड़ मिला के। और पानी में गुड़ मिलाया है ना, थोड़ा नींबू भी मिला लीजिए, नींबू का रस, गुड़ और पानी, ये तीनों मिला के पिए हैं तो ये सबसे अच्छा जूस है। नहीं, भोजन के बाद नहीं, सुबह के नाश्ते के बाद। भोजन के बाद तो जब भी पिए ताक पिए, या तो दूध पिए, रात को दूध पिए, दोपहर को ताक पिए। अब आप ये कह सकते हैं कि ताक ना मिले तो, दूध ना मिले तो रहने दें, लेकिन जूस जो पीना है वो सुबह ही पी सकते हैं। जूस का जो समय है आयुर्वेद में वो सुबह का सबसे अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आई का प्रश्न है कि डायबिटीज अगर है तो गुड़ चलता है? बिल्कुल चलता है, चलता नहीं दौड़ता है। डायबिटीज वाला कोई भी व्यक्ति गुड़ खाए, कोई तकलीफ की बात नहीं। डायबिटीज का कोई भी व्यक्ति फल का रस पिए, कोई तकलीफ की बात नहीं है। डायबिटीज का कोई भी व्यक्ति फल खाए मीठे, कोई तकलीफ की बात नहीं है। वो आम खा सकता है, अमरूद खा सकता है, केला खा सकता है, अनार खा सकता है, दाड़िम खा सकता है, संतरा, मौसमी, द्राक्ष, जो भी फल खाना है खा सकता है। कारण है वो समझ लीजिए आप कि जो प्रकृति से बने हुए फल हैं उसमें जो शक्कर होती है, वो मैंने आपसे कल कहा, वो मोनोसेकेराइड फॉर्म में होती है। शक्कर का सबसे आसान रूप है फलों में मिलने वाली शक्कर। ये शरीर को सबसे आसानी से हजम होती है, लेकिन ये जो मिल में बनने वाली शक्कर है, जिसको चीनी कहते हैं, शुगर कहते हैं, ये कभी भी हजम नहीं होती। तो डायबिटीज के पेशेंट को जो सबसे ज्यादा तकलीफ करती है वो मिल में बनी हुई शक्कर की तकलीफ सबसे ज्यादा होती है। तो मिल की बनी हुई जो शक्कर है, शुगर है, चीनी है, वो ना खाएं। बाकी प्राकृतिक रूप से जो फलों में मिलने वाली शुगर है, जूस के रूप में पिए, सीधे फल खाएं, कोई तकलीफ की बात नहीं। मिश्री चलेगी? मिश्री के बारे में ध्यान ये रखना है कि वो बनाई किससे गई है। मिश्री बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो खांडसारी वाला पुराना तरीका है, अगर खांडसारी से मिश्री बनी है तो चल जाएगी, लेकिन आजकल शुगर मिल से बनी हुई जो मिश्री आती है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो मिश्री खरीदते समय पूछ लीजिए कि ये कौन सी वाली मिश्री है, खांडसारी वाली है तो चल जाएगी, ना खांडसारी वाली नहीं है तो नहीं चलेगी। अच्छा, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, फिर आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। आप 1 मिनट ये समझ लीजिए कि डायबिटीज क्या है, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। डायबिटीज माने क्या, किस रोग को डायबिटीज कहते हैं? हमारे शरीर में हम जो कुछ भी खाते हैं, मैंने आपको कल भी कहा था, परसों भी कहा था, जो कुछ भी खाते हैं इसमें जो मीठा तत्व है जिसको हम शुगर कहते हैं, अंग्रेजी में कई बार उसको ग्लूकोज कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं, ये शुगर के अलग अलग नाम हैं। तो भोजन के अंदर ये जो कुछ भी है, ये शरीर को सबसे जल्दी और सबसे आसानी से ऊर्जा देने वाला तत्व है। आपने जो कुछ भी खाया, शरीर उसको पचाएगा, और ये जो कुछ भी पचा हुआ तत्व है ये हमारे रक्त में जाएगा। कुछ भी आप खाएंगे, शरीर उसका पाचन करेगा, पाचन करने के बाद वो आपके रक्त में जाएगा। रक्त के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको हम कोशिकाएं कह सकते हैं। तो ये जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होती है रक्त के अंदर, ब्लड सेल्स जिनको ज्यादा अच्छे शब्दों में कहें, रक्त कोशिका, इन ब्लड सेल्स की कुछ इस तरह की बनावट होती है जैसे आपके घर का दरवाजा। आपके घर में एक दरवाजा होता है, अगर ये दरवाजा बंद है तो आप अंदर घर में प्रवेश नहीं कर सकते।
आप पहले दरवाजे पे कॉल बेल बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, कोई दरवाजा खोलेगा, फिर अंदर आप प्रवेश करेंगे। तो हमारे रक्त के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो ऐसे ही दरवाजे जैसे होती है। सामान्य रूप से रक्त कोशिकाओं का दरवाजा ऐसे बंद रहता है। रक्त कोशिकाओं का दरवाजा इस तरह से बंद रहता है। अब ये जो हमने कुछ खाया है, खाने के अंदर जो कुछ भी मीठा तत्व है, जिसको आप ग्लूकोज कहिए या एनर्जी कहिए, ये रक्त के अंदर आता है और कोशिकाओं के अंदर आने के लिए ये दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। इस मीठे तत्व को रक्त कोशिका के अंदर लाने के लिए एक कैरियर होता है। कैरियर माने वाहक। जैसे घोड़ा है, घोड़े पर बैठा हुआ घुड़सवार है, तो घोड़ा कैरियर है, घुड़सवार अंदर जाने वाला व्यक्ति है। तो एक कैरियर होता है, उसी कैरियर का नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन हमारे पेट में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसको पैनक्रियास कहते हैं, वहां उत्पन्न होता है। इंसुलिन का काम क्या है कि आपने जो कुछ भी भोजन में खाया है उसमें जो ऊर्जा तत्व है सबसे आसानी से घुलने वाला, जैसे ग्लूकोज या सुक्रोज या फ्रक्टोज या शुगर कहिए, इसको इंसुलिन अपने ऊपर बिठा के दरवाजे पे लेके आता है, ब्लड सेल के दरवाजे पे, और इंसुलिन दरवाजे की घंटी बजाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसका जो शुगर तत्व है वो इंसुलिन के साथ अंदर आ जाता है। अब जब शुगर तत्व इंसुलिन के ऊपर बैठकर अंदर आ गया रक्त कोशिका में, तो ये स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको इंसुलिन रक्त के अंदर कैरियर के रूप में काम करेगा और अंदर उसकी एनर्जी पहुंचाता रहेगा। अगर किसी को डायबिटीज है तो क्या होता है, जिसको डायबिटीज है उसका जो इंसुलिन है वो अपने ऊपर सुक्रोज या ग्लूकोज या फ्रक्टोज को लेकर दरवाजे तक तो आता है, लेकिन घंटी नहीं बजाता, कॉल बेल नहीं बजाता। आता है फिर वापस चला जाता, आता है फिर वापस चला जाता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इंसुलिन के ऊपर बैठा हुआ जो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है या शुगर है, वो ब्लड में ही घूमता रहता है, रक्त में ही घूमता रहता है, अंदर नहीं जाता रक्त कोशिकाओं। तो आप जब भी रक्त का परीक्षण कराते हैं तो उसमें शुगर निकल आती है, क्योंकि वो शुगर इंसुलिन के ऊपर बैठी तो हुई है लेकिन वो अंदर नहीं जा रही है कोशिकाओं में। और इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज का सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर में बनने वाली इंसुलिन आपके शरीर के भोजन में से निकलने वाले शर्करा तत्व को अंदर लेके नहीं जा रही है। इसका मतलब यह है कि इंसुलिन या तो आलसी हो गई है या इंसुलिन बनना कम हो गई। जब इंसुलिन आलसी हो जाती है तो डायबिटीज ठीक होना आसान हो जाता है, लेकिन जब इंसुलिन बनना ही कम हो जाती है तो डायबिटीज का ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर इंसुलिन आलसी हो गई है तो इस आलसी इंसुलिन को थोड़ा तेजस्वी बनाएं, इसका आलस्य दूर हो जाए, इसके शरीर में जो स्लगिशनेस आई है ये खत्म हो जाए, ये उद्देश्य होता है औषधि का। और या इंसुलिन बनना अगर बहुत ही कम हो गई है तो इंसुलिन ज्यादा बने। इन दोनों ही स्थिति में जो समझने की बात है वो ये कि किसी के शरीर में इंसुलिन आलसी कब होती है, ये एक ही कारण से होती है, जिसके शरीर में रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई हो उसी के शरीर की इंसुलिन आलसी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके शरीर की इंसुलिन आलसी हो गई है, काम नहीं कर रही है ठीक से, तो उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो कोलेस्ट्रॉल कम करिए तो इंसुलिन काम करना शुरू करेगी। तो डायबिटीज ठीक करना है तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा। ये बात सबसे आसान है समझना। तो इसलिए डायबिटीज के मरीज को कोलेस्ट्रॉल की चिंता ज्यादा करनी चाहिए बनिस्बत की शुगर की। हम शुगर खाएं कि न खाएं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा भोजन कभी भी न खाएं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता हो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से आपको डायबिटीज होती है। इंसुलिन उससे आलसी हो जाती है, काम करने लायक नहीं रहती। बहुत कम ऐसे मरीज होते हैं जिनकी पैनक्रियास खत्म हो जाए या काम बिल्कुल ना करे और इंसुलिन बनाना बंद कर दे, ऐसे बहुत कम मरीज होते हैं।
अगर 1 लाख मरीजों को हम देखेंगे तो उसमें से 8 या 10 मरीज ही ऐसे मिलेंगे जिनकी पैनक्रियाज बिल्कुल काम नहीं कर रही है या इंसुलिन बन नहीं रही है। लेकिन ज्यादा मरीज ऐसे मिलते हैं जिनके इंसुलिन तो बन रही है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, आलसी हो गई है, काम करने में उसको तत्परता नहीं है, तेजस्विता नहीं है। तो आप उसको थोड़ा तेज बनाइए, एक्टिवेट कर दीजिए और उसका सबसे सरल उपाय है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम कर दीजिए। तो डायबिटीज के मरीजों को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है इस विषय पर कि उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो। तो खान पान ऐसा रखिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम से कम होता चला जाए। अब आप ये पूछेंगे कि कैसे खाएं, क्या खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो कभी भी डालडा मत खाइए, क्योंकि ये डालडा सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। डालडा किसी भी नाम से मिले, वो गगन के नाम से मिल सकता है, वो बजरंगबली के नाम से मिल सकता है, हनुमान के नाम से मिल सकता है, रुचि के नाम से मिल सकता है, किसी भी नाम से मिल सकता है। डालडा आप समझते हैं वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति घी, ये बिल्कुल मत खाइए क्योंकि इसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ये मत खाइए। दूसरी कौन सी चीज ना खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? दुनिया में 2 ही चीजें हैं जिनसे सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एक तो ये है वनस्पति घी, वो किसी भी नाम से मिले, और दूसरा है मांस, वो चाहे कोमड़ी का हो, मुर्गी का हो, चाहे मुर्गे का हो, बकरे का हो, बकरी का हो, भैंस का हो, भैंसे का हो, गाय का हो, किसी भी जानवर का मांस कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। किसी भी जानवर का मांस कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इस बात को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। कोई भी जानवर दुनिया में मांस के रूप में अगर खाया जाए तो मनुष्य शरीर के कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला जो कारक है वो है डालडा, गगन, रुचि, सोया, ये वनस्पति घी जो अलग अलग नामों से बिकता है। तीसरी और एक आखिरी चीज है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। तीसरी और आखिरी चीज वो क्या है? वो है आजकल मिलने वाले रिफाइंड तेल। जो मैंने कल आपसे कहा था कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी से नफरत कर सकते हैं तो रिफाइंड तेल से नफरत करिए। वो डबल रिफाइंड हो या ट्रिपल रिफाइंड हो या सिंगल रिफाइंड हो, किसी भी नाम का रिफाइंड तेल मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। वनस्पति घी मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। मांसाहारी खाने को बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अब हमको कुछ गलतफहमियां हो गई हैं और मैं मानता हूं कि वो गलतफहमियां आपको डॉक्टरों ने दी हैं। जैसे एक गलतफहमी आपको ये हो गई है कि देशी घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कई बार आपको डॉक्टर बोल देता है कि घी मत खाओ, तेल मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मैं आपको विनम्रता पूर्वक ये बताने आया कि देशी घी जब मैं बात करूंगा तो देशी घी का मतलब गाय के दूध से बनाया हुआ घी, और गाय का मतलब देशी गाय, जर्सी नहीं। जर्सी गाय नहीं है, गाय जैसा दिखने वाला एक विचित्र प्राणी है, गाय नहीं, क्योंकि उसमें गाय का कोई भी गुण नहीं। गाय के जितने गुण हैं वो जर्सी में कभी भी नहीं मिलेंगे आपको देखने। गाय का सबसे बड़ा गुण है वात्सल्य। वात्सल्य माने जैसे एक आई अपने बच्चे को प्रेम करती है वैसे गाय अपने बच्चे को प्रेम करती है। जर्सी गाय कभी भी बच्चे को प्रेम नहीं करती। मैंने इसके कई परीक्षण करके देखे। जर्सी गाय के सामने उसके बच्चे को अगर आप काट दोगे तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो चुपचाप खड़ी रहती है। जर्सी गाय के सामने उसके बच्चे को मारोगे, पीटोगे, कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ता, वो जैसी है वैसे ही खड़ी रहती है। लेकिन अगर देशी गाय के सामने उसके बच्चे को आपने थोड़ी भी तकलीफ पहुंचाई, वो गाय आपको मार डालेगी। ये सबसे बड़ा अंतर है जर्सी में और देशी। दूसरा, जर्सी गाय कभी भी अपने बच्चे को पहचानती नहीं है, कौन सा बच्चा उसका। देशी गाय बराबर अपने बच्चे को पहचानती, और देशी गाय का बच्चा भी अपनी आई को बराबर पहचानता। अगर 10 गाय खड़ी है और एक बच्चा है, वो 10 में से अपनी आई को ढूंढ ले कौन सी उसकी आई। लेकिन जर्सी का बच्चा 2 अगर खड़ी है तो उसमें से आई को नहीं पहचान सकता कौन सी उसकी आई।
तो जर्सी में गाय का कोई भी गुण नहीं। देशी गाय पहाड़ पे आराम से चढ़ जाती है, जर्सी कभी भी नहीं चढ़ती, वहीं बैठ जाती है। जर्सी तो चलती भी नहीं है, या तो खड़ी होती है या तो बैठती है। और देशी गाय को आप भोजन कराओ तो उसका समय पक्का है, इतने से इतने समय ही खाना खाएगी। जर्सी को कभी भी खिलाओ, कभी भी खाएगी। रात को 2 बजे उठ के उसको खाना खिला दो, वो खाती रहेगी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। उसको खाने पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो बीमार भी ज्यादा पड़ती है। लेकिन देशी गाय का इतना पक्का नियम है, सूर्यास्त होने के बाद देशी गाय खाने को कभी भी मुंह नहीं लगाएगी। अगले दिन जब सूर्योदय होगा तभी खाना खाएगी। जर्सी को रात को 2 बजे खाने को डाल दो, वो खाती जाएगी, खाती जाएगी, खाती जाएगी। तो ये जो जर्सी है वो गाय नहीं है। जिन वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया उनका ये कहना है कि ये डूकर जात की प्राणी है जर्सी, और डूकर के जीन में से इसको बनाया गया है। तो घी का मतलब ये नहीं है जर्सी गाय के दूध का, घी का मतलब है देशी गाय का दूध का। तो आजकल डॉक्टरों ने, खासकर एलोपैथी के डॉक्टरों ने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सब लोगों के दिमाग में डाल दिया। वो ये घी मत खाओ नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा, तेल मत खाओ नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और मैं आपको आयुर्वेद की जानकारी ये दे रहा हूं कि जो अगर आपने देशी घी नहीं खाया और तेल नहीं खाया तो जरूर हार्ट अटैक आएगा। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपने देशी गाय का घी अपनी जिंदगी में नहीं खाया और शुद्ध तेल नहीं खाया तो 101% आपको हार्ट अटैक आएगा, और 101% ये गुर्दे का त्रास होगा। कमर दुखेगी, घुटने दुखेंगे, कंधा दुखेगा, और इससे भी ज्यादा खराब खराब बीमारियां आएंगी। मूल व्याध हो जाएगा, बवासीर हो जाएगा, भगंदर हो जाएगा, कोष्ठबद्धता होगी, मलबद्धता होगी। जो देशी गाय का दूध नहीं खाया और शुद्ध तेल नहीं खाया तो लगभग आपको 23 बीमारियां होंगी, 23 रोग होंगे। इसलिए भोजन में देशी गाय का दूध और शुद्ध तेल ये जरूर खाइए। इससे किसी को न हार्ट अटैक आता है न किसी को डायबिटीज होती है। हार्ट अटैक किससे आता है वो समझ लीजिए। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, जरूर हार्ट अटैक आएगा। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, जरूर आपको डायबिटीज होगी। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, जरूर आपको अस्थमा होगा, ब्रोंकियल अस्थमा होगा। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, सब तरह की एलर्जी आपके शरीर में आएगी। तो ये तकलीफ जो है वो डालडा से है, रिफाइंड ऑयल से है, देशी घी से कोई तकलीफ कभी किसी को नहीं हुई। हाँ, भैंस का भी नहीं। भैंस और जर्सी एक ही है। आप जरा सोचो, भगवान कृष्ण ने भैंस क्यों नहीं पाली? सोचो ना आप इस बात। भगवान कृष्ण के घर में 7 लाख गाय थी, एक मशी तो रख सकते थे। जिस घर में 7 लाख गाय, एक भैंस तो पाल ही सकते थे, नहीं रखते थे। राम जी के घर में भी कभी गाय थी, मशी कभी नहीं आई। राम जी के पिताजी दशरथ, उन्होंने भी गाय पाली, कभी मशी नहीं पाली। दशरथ जी के वंश में एक दिलीप राजा हुए, वो तो गाय के लिए इतने मशहूर थे कि गाय की जान बचाने के लिए अपना शरीर उन्होंने दान कर दिया। भारत के जितने भी महान देवी देवता हैं, दत्त भगवान, उन्होंने भी गाय पाली। कृष्ण भगवान, उन्होंने भी गाय पाली। शंकर जी के पास गाय का नंदी है, भगवान राम के पास गाय थी। मशी और भैंस सिर्फ यमराज ने पाली। और आप जान लो, यमराज मृत्यु के देवता, तो मशी का घी खाओ और दूध पियो, जल्दी से यमराज के पास जाओ। ज्यादा से ज्यादा तो भाई फ्रेश दूध मिलता है। हाँ, तो मशी का दूध आप अपने लिए मत लाओ। मेरी आपसे पहले भी विनती थी, मशी का दूध बंबई को पिलाओ, आप मत पियो। 40 गांव के लोग दूध का धंधा करते हैं, ये मुझे माहिती है। इसलिए यहां से दूध जो बेचना है मुंबई को, वो मशी का बेचो, जितना बेचना है बेचो। अपने लिए दूध अगर लाना है तो देशी गाय का लाओ। और आप 10 मशी पाल सकते हो, एक गाय तो पाल ही सकते हो ना अपने लिए। तो अपने लिए दूध लाना है तो देशी गाय का लाओ, अपने लिए दही लाना है तो देशी गाय के दूध का बनाओ।
अपने लिए तूप लाना है तो देशी गाय का दही बना के, दही का ताक बना के, ताक में से मक्खन निकाल के, मक्खन को गर्म करके ऐसे तूप बनाओ, वो तूप खाओ। इस तूप से कभी भी आपको डायबिटीज नहीं होगी, आर्थराइटिस नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं आएगा, अस्थमा नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी, जिंदगी में बहुत सारे रोग अपने आप होंगे। तो डायबिटीज है, इसका मतलब आप समझ लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो इसको कम करना है, तो मैंने बता दिया सबसे आसान उपाय है डालडा खाना बंद और रिफाइंड तेल खाना बंद, कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाए। तेल खाना हो तो शुद्ध तेल खाओ, मैंने कहा था घाणी का निकला हुआ तेल, चाहे तो शेंगा का, चाहे तो तिल का, चाहे तो नारियल का, चाहे तो करड़ी का, चाहे तो सरसों का, चाहे जो तेल खाना है, सोयाबीन छोड़कर और पामोलिन छोड़कर कोई भी तेल खाओ, शुद्ध तेल खाओ, घी खाओ, तूप खाओ, देशी गाय के दूध का, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे रोग अपने आप ही खत्म होने हैं। जी बिल्कुल नहीं, कल मैंने जानकारी दी थी, फिर दोहरा देता हूं। सोयाबीन में प्रोटीन बहुत है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन जो प्रोटीन है उसको पचाने के लिए एंजाइम एक लगता है, वो एंजाइम मनुष्य के शरीर में नहीं बनता। वो एंजाइम पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ डूकर के शरीर में बनता है। तो डूकर अगर सोयाबीन खाएगा तो उसको हजम हो जाएगा। डूकर ही है जो सोयाबीन को पचा सकता है, बाकी कोई नहीं पचा सकता। इसलिए यूरोप के देशों में डूकरों को सोयाबीन खिलाया जाता है, फिर वो डूकर का मांस वहां के लोग खाते हैं। सूर्यफूल का चल सकता है, सूर्यफूल का तेल चल सकता है, लेकिन आप जिस क्षेत्र में रहते हैं इस भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से सबसे अच्छा तेल है वो शेंगा का है। मूंगफली का तेल आपके लिए सबसे अच्छा है। आप जहां रहते हैं ये इलाका है, यहां थोड़ी हवा खुश्क है, नमी वाला इलाका हो तो वहां पर ये तेल बहुत अच्छा होता है, सूरजमुखी वाला। लेकिन आप ऐसे इलाके में नहीं रहते जहां नमी बहुत है, यहाँ की हवा में खुश्की है, सूखापन ज्यादा, तो इसलिए मूंगफली का तेल आपके लिए सबसे अच्छा है। और दूसरे नंबर पर सबसे अच्छा तेल आपके लिए है वो तिल का है। तिल का आप खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मूंगफली का है। आज मैं आपसे रोगों की ही बात करूंगा और चिकित्सा की बात करूंगा। डायबिटीज पे बात शुरू हो गई है। डायबिटीज रोग क्या है वो मैंने सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, और डायबिटीज ना हो उसके लिए मैंने आपको उपाय बताया है कि आप जैसे ही डालडा खाना बंद करेंगे और रिफाइंड तेल खाना बंद कर देंगे, डायबिटीज आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी, नहीं आएगी जिंदगी। अब और एक दो माहिती दे देता हूं डायबिटीज के बारे में, क्योंकि ये रोग आजकल बहुत हो गया है। हमारे भारत के ऐसे ऐसे लोगों को ये रोग आ गया है जिनकी कभी कल्पना नहीं करते थे कि उनको डायबिटीज हो सकता है। गांव में शेतकरी बंधुओं को अब डायबिटीज होने लगा, जबकि कोई जीवन में कल्पना नहीं करता कि शेतकरी को भी डायबिटीज होना चाहिए। ये डायबिटीज के सबसे बड़े कारणों में एक मैंने आपको बताया, खान पान में हमारा बहुत कुछ बदल हो गया है। जाहिरात देख देख कर टीवी का हमारा दिमाग इतना खराब हो गया है कि हम जो भी तेल लाते हैं वो रिफाइंड तेल घर में आता है। डिब्बा बंद तेल लाने लगे हैं, वो सब ज्यादातर रिफाइंड तेल है, और रिफाइंड तेल के साथ उससे भी ज्यादा खराब तेल आ गया है पामोलिन तेल। जितना ज्यादा पामोलिन तेल और रिफाइंड तेल आप खाएंगे उतना ज्यादा डायबिटीज होने वाला है। तो इसलिए आप अपनी जिंदगी में अगर रिफाइंड तेल और ये डिब्बे बंद तेल और ये डालडा और ये सब बंद करेंगे तो डायबिटीज नहीं होने की आपकी जिंदगी में गारंटी है और आधार तैयार होता है। अब प्रश्न आता है कि डायबिटीज हो जाए तो क्या करें। पहला काम तो यही करिए, डालडा बंद करिए, रिफाइंड तेल बंद। अब दूसरा काम क्या करें? दूसरा काम आप अपना भोजन ऐसा करिए जिसमें मांस बिल्कुल ना आए। भोजन ऐसा करिए जिसमें मांस बिल्कुल भी ना हो, माने संपूर्ण शाकाहारी भोजन शुरू कर दीजिए। किसी भी तरह का मांस मत खाइए। अंडा भी जो है ना वो मांस है, अंडा शाकाहारी नहीं है, वो भी मांस है। तो अंडा है, मछली है, मीट है। मीट चाहे वो मुर्गे का हो, मुर्गी का हो, भैंस का हो, बकरे का हो, बकरी का हो, गाय का हो, किसी का भी हो, डूकर का हो, किसी भी तरह का मीट मत खाइए, किसी भी तरह का अंडा मत खाइए। डायबिटीज बहुत जल्दी ठीक हो। और तीसरा और
आखिरी उपाय खाने पीने के संबंध में वो ये कि आप जो कुछ भी खाना खाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें खाइए जिनमें फाइबर बहुत होता है, रेशा बहुत होता है। डायबिटीज के लिए एक सूत्र बनाया है, हाई फाइबर लो फैट डाइट। हाई फाइबर माने जिनमें रेशे का तत्व ज्यादा हो ऐसा भोजन खाइए। अब रेशे का तत्व ज्यादा है ऐसा भोजन क्या है, मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं, आप ध्यान रखिए उनका। सबसे ज्यादा रेशा है दालों में, मूंग की दाल सबसे ज्यादा, मसूर की दाल सबसे ज्यादा, चने की दाल बहुत रेशा है, तुअर की दाल उसमें भी काफी रेशा है। सबसे कम रेशा होता है वो उड़द की दाल में। तो उड़द की दाल छोड़कर, सोयाबीन की दाल छोड़कर कोई भी दाल खाइए जिनको डायबिटीज है। और अन्न में किसमें सबसे ज्यादा रेशा है? अन्न में सबसे ज्यादा रेशा होता है जवारी में। तो जिनको भी डायबिटीज है उनको हमेशा जवारी की भाकरी खानी चाहिए या जवारी की रोटी खानी चाहिए। और सबसे कम अन्न में जो रेशा है वो है गेहूं में, तो गेहूं सबसे कम खाना चाहिए। जिनको भी डायबिटीज है उनको हमेशा ध्यान रखना है गेहूं की रोटी कम, जवारी की रोटी जास्ती। चावल जरूर खाइए, लेकिन कौन सा चावल खाएं? अभी बाजार में दो तरह के चावल आते हैं। एक चावल आपने देखा है जो दिखने में लाल लाल सा होता है, गुलाबी सा, लाल लाल सा, रेड कलर का, देखा? उसको कहते हैं बिना पॉलिश किया हुआ चावल। ये जो बिना पॉलिश किया हुआ चावल है ये डायबिटीज के किसी भी मरीज की सबसे अच्छी दवा है, सबसे अच्छी औषधि है, क्योंकि बिना पॉलिश किए हुए चावल में सबसे ज्यादा फाइबर होता है। तो आप बाजार में जाइए, किसी भी दुकान से चावल खरीद कर लाइए, लेकिन उसको बोलिए कि हमको ऐसा चावल दो जिसकी पॉलिश नहीं की गई। पॉलिश किया हुआ चावल एकदम सफेद होता है और बिना पॉलिश किया हुआ चावल थोड़ा लाल लाल रंग का होता है और थोड़ा मोटा होता है, जाड़ा होता है। तो वो मोटे वाला चावल, लाल रंग वाला चावल, ये आप भरपेट खा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सफेद चावल खाएंगे तो डायबिटीज बढ़ेगा, माने शुगर बढ़ेगी, इसलिए सफेद कभी भी मत करें। अब थोड़ा आगे चलते, डायबिटीज के मरीज को गाय के दूध के अलावा किसी भी जानवर का दूध नहीं चलता। बकरी का चलता है उनको जिनको अस्थमा होता है, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ये दो बीमारियों में बकरी का दूध सबसे उत्तम है। लेकिन डायबिटीज के मरीज को सबसे अच्छा दूध जो है वो देशी गाय का है। तो अगर डायबिटीज के मरीज को दूध पीना है तो देशी गाय का पिए, और उसको कैसे पीना है वो जरा ध्यान से देखें। देशी गाय के दूध को गर्म करें, गर्म करने के बाद वो ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद उसके ऊपर से मलाई निकाल दें, फिर दोबारा गर्म करें, फिर एक बार ठंडा करें, फिर एक बार मलाई निकाल दें, फिर तीसरी बार गर्म करें, फिर ठंडा करें, फिर मलाई निकाल दें। 3 बार मलाई निकालने के बाद जो दूध बचा ये डायबिटीज के पेशेंट को पीना चाहिए। और वही दूध का दही बनाना चाहिए और वही दही की ताक खानी चाहिए, और उसी दही को आगे भी चाहें तो दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा भोजन करें जिसमें फाइबर बहुत है। तो मैंने कहा मूंग की दाल बहुत अच्छी है, मसूर की दाल बहुत अच्छी है, चने की दाल बहुत अच्छी है, तुअर की दाल अच्छी है। उड़द की दाल कभी नहीं खाना, सोयाबीन की नहीं खाना, क्योंकि इसमें फाइबर सबसे कम है। अन्न में उड़द नहीं, उड़द के पापड़ भी नहीं, डायबिटीज के मरीज को नहीं। स्वस्थ अगर आदमी है तो वो खा सकता। अभी अन्न में मैंने बोला सबसे ज्यादा जवारी की रोटी खानी है। जवारी के बाद जो सबसे अच्छी रोटी है आपके लिए बाजरी की है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे अच्छी रोटी है वो मक्की की है। गेहूं की रोटी सबसे कम खाएं उतना अच्छा है, और गेहूं की रोटी खानी ही पड़े तो उसमें चने का आटा मिला के खाएं, माने बेसन। गेहूं के आटे में चने का आटा मिलाएं, बेसन मिलाएं, दोनों की मात्रा बराबर रखें, उसकी रोटी बनाकर खाएं जिनको डायबिटीज है उनके लिए। और सब्जियां क्या खा सकते हैं आप? बटाटा छोड़कर कोई भी सब्जी खाएं, बटाटा नहीं, आलू नहीं, पोटैटो छोड़कर कोई भी सब्जी खाएं। हरे पत्ते की सब्जी खाएंगे तो सबसे अच्छी पालक है, मेथी है,
चौलाई है, भिंडी है, करेला है, और एक बहुत अच्छी सब्जी आती है सेम की फली को मराठी में क्या कहते हैं? सेम फली आती है, सेम फली कहते हैं, चौड़ी, चौड़ी कहते हैं, शेवगा। अगर शेवगा कहते हैं तो वो सबसे अच्छी सब्जी है डायबिटीज वालों को। दो सब्जियां सबसे अच्छी है, एक तो ये शेवगा और दूसरा मैंने बोला करेला। तो डायबिटीज के मरीजों को बटाटा छोड़कर सब सब्जी चलती है, लेकिन सबसे अच्छी करेला, दूसरे नंबर पर शेवगा, फिर बाकी कोई भी हरे पत्ते की, मेथी की खाएं, पालक की खाएं, चौलाई खाएं, ये सब हरे पत्ते की सब्जी आप भरपेट खा सकते हैं। और डायबिटीज के मरीज को कोई भी फल अच्छा है, लेकिन ऐसे फल सबसे अच्छे हैं जो थोड़े खट्टे होते हैं, जैसे संतरा, जैसे मौसम्मी, जैसे द्राक्ष, जैसे टमाटर, ये थोड़े खट्टे होते हैं, ऐसे फल थोड़े बेहतर होते हैं। केला कम अच्छा है, लेकिन केले से ज्यादा अच्छा यही फल है जो रसीले भी हैं और थोड़े खट्टे। जामुन बहुत अच्छा है, खट्टा है, रसीला भी है। जो भी फल में थोड़ी खटास है, सिट्रिक एसिड जिस फल में भी है, वो सब डायबिटीज के लोगों के लिए अच्छे है। इमली बहुत अच्छी है, इमली का पानी अगर पी सके खाने के बाद तो अद्भुत परिणाम आपको आएगा डायबिटीज के लोगों को। तो ऐसा भोजन आप अपने डायबिटीज के लोगों के लिए तय कर दीजिए। अब भोजन हो गया, अब आखिरी चीज बताता हूं, डायबिटीज के लिए औषधि क्या। अगर डायबिटीज की सबसे अच्छी औषधि में बात करूं तो वो आपके घर में है, स्वयं पाक घर में है, बाजार से लाने की जरूरत नहीं उस औषधि की। स्वयं पाक घर में मैंने एक बार सूची बनाई थी, 108 औषधियां हैं स्वयं पाक में। हमको माहिती नहीं है, माहिती क्यों नहीं है, कोई बताता नहीं। स्कूल कॉलेज में फालतू बातें बहुत बताते हैं, काम की कुछ नहीं बताते। मैं पूरी जिंदगी स्कूल और कॉलेज में पढ़ता रहा, किसी ने मुझे नहीं बताया कि स्वयं पाक घर में डायबिटीज की औषधि क्या है। और फालतू बहुत बताया मुझे, x + y होल स्क्वायर, x² + 2xy + y², क्या करूं इसका, मुझे आज तक माहिती नहीं। x - y होल स्क्वायर, x + y होल स्क्वायर, x - y होल क्यूब, x + y होल क्यूब, ऐसे ऐसे कचरा चीज मुझे पढ़ाई, जिंदगी में कभी काम नहीं आई। और जो काम की चीज है कि डायबिटीज कौन सी औषधि से ठीक होता है, वो किसी ने नहीं बताया। ये बहुत बाद में मेरे को समझ में आया। डायबिटीज की सबसे अच्छी औषधि अपने स्वयं पाक घर में है मेथी का दाना। आप इसको किसी को भी बता सकते हैं, जिसको भी शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, उसको आप बोलिए मेथी का दाना खाना। अब कैसे खाना, खाने का तरीका है बहुत जरूरी, वो ही बहुत महत्व का है। वैसे तो मेथी का दाना है, पाउडर बना के आप ले सकते हैं, ये तरीका अच्छा नहीं है डायबिटीज के। सबसे अच्छा तरीका है मेथी के दाने को रात में पानी में डालना। 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात को डालना, रात्रि पर्यंत उस पानी को रखना। सुबह सुबह सोकर जब उठें तो वो दाने का पानी पहले पीना, पीछे से वो दाने को चबा चबा के खाना, ये तरीका है। 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात को डालना, सकाड़ी वो पानी को पीना, पीछे से दाने को चबा के खाना, ये तरीका है। अगर किसी ने भी 3 महीने ये कर लिया, उसकी डायबिटीज समाप्त हो जाएगी, बिना इंसुलिन के, बिना 1 पैसे के खर्च। मेथी का दाना बहुत सस्ता मिलता है, हर घर में है, ज्यादा खर्चा नहीं लगता। मेथी के दाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और मेथी के दाने की एक्सपायरी डेट भी नहीं, कोई एक्सपायरी डेट। सब्जी करें तो अच्छी है, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप सब्जी खाएं मेथी के दाने की तो 6-7 महीने खानी पड़ेगी, तब जाके डायबिटीज ठीक होगी। लेकिन दाना पानी में डाल के अगर 3 महीने ही खा लिया तो आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको जैसा लगे वैसा कर लीजिए। आप मेथी दाने को पाउडर बना के पानी में मिला के भी पी सकते हैं, लेकिन ऐसा 5-6 महीने करना पड़ेगा, तब असर आएगा। दाने को सीधे पानी में डाल के चबा के खाएंगे, असर 3 महीने में ही आ जाएगा। अब जो आपको पसंद हो आप कर लीजिए। मेथी के लाडू जरूर खाइए,
जरूर खाइए। मेथी के लाडू बनाइए गाय के तूप में और गुड़ में, गुड़ गाय का तूप और मेथी के लाडू बनाइए, भरपूर खाइए। सर्दियां आ जाएं तो रोज खाइए। 3 महीने सर्दी चलती है, कभी कभी 4 महीने भी चलती है, तो सर्दी के दिन रोज एक मेथी का लाडू जरूर खाइए। और ये मेथी का लाडू उनको तो अच्छा ही है जिनको डायबिटीज है। मैं आप सबको, माताओं बहनों को एक जानकारी दे देता हूं, ये मेथी का लाडू इतनी अच्छी दवा है, ऐसी किसी भी आई के लिए जिसको सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, आजकल बहुत होता है। आजकल तो जब भी मैं किसी से पूछता हूं सबको ही सिजेरियन होता है, नॉर्मल डिलीवरी होता ही नहीं। क्यों? ये डॉक्टरों की बेईमानी और हरामखोरी का प्रमाण। हाँ, मैं आपको हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं, आप बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक। ये पता है डॉक्टर क्या करते हैं? आई को डराते हैं। आई को गर्भावस्था है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो डराना शुरू कर देता है, ओ आपको कॉम्प्लिकेशन है, बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, मर सकता है, पैसेज बहुत छोटा है, शरीर में कैल्शियम कम है, आपको हीमोग्लोबिन कम हो गया है, अभी तो बच्चे को काट के ही निकालना पड़ेगा। तो आई को डराते हैं, आई के घर वालों को डराते हैं, वो बेचारे सब तैयार हो जाते हैं और डॉक्टर का धंधा चल पड़ता है। अगर डिलीवरी नॉर्मल हो तो डॉक्टर को 500-700 रुपए मिलेगा, और अगर उसने सीजर कर दिया तो 40-45 हजार रुपए तो बन गया उसका। अक्सर क्या होता है, जो आई को सीजर होता है उसको तकलीफें क्या है ये डॉक्टर कभी नहीं जानता और समझता भी नहीं। सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, सीजरियन के बाद आई का जो गर्भाशय है वो अपने स्थान से हट जाता है कई बार। उस बीमारी का नाम है यूट्रस डिस्प्लेसमेंट, गर्भाशय का अपने स्थान से हटना। और अगर ये हट गया तो डॉक्टर के हाथ पांव फूल जाते हैं, फिर वो बोलता है आगे, पता है क्या बोलता? अरे अब तो ये हट गया है, इसकी कोई औषध नहीं है, दुनिया में नहीं है, अभी क्या करें? आप बोलोगे क्या करें? इसको काट के निकाल। अब उस मूर्ख डॉक्टर को ये पता पूछने की जरूरत है कि अगर इसको काट के ही निकालना है तो भगवान ने दिया क्यों? और जो आई को गर्भाशय कट करके निकाल दिया डॉक्टर ने, उस आई को जिंदगी भर त्रास होगा, उसकी कोई दवा दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं। क्यों? गर्भाशय बहुत बड़े काम करता है शरीर के लिए, वो सारे काम रुक जाते हैं गर्भाशय काट के निकाल देने के बाद। आई के शरीर का हार्मोनल बैलेंस पूरा टूट जाता है, और हार्मोनल बैलेंस टूटेगा तो आई को जिंदगी भर पीठ का दर्द होगा, जिंदगी भर, वो मरने के बाद ही जाएगा। फिर उस आई को ये जंघा का दर्द होगा, फिर गुर्गे का दर्द होगा, फिर यहां कंधे का दर्द आ जाएगा, फिर जिंदगी भर ये दर्द में तड़पते तड़पते आई चली जाएगी। डॉक्टर के पास फिर दोबारा जाएंगे तो कहेगा मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी आप सभी को एक विनती है कि आपके घर में कोई आई को गर्भावस्था है तो डॉक्टर की बात भूल के भी मत सुनिए। तो कहता है ऑपरेशन कराओ, कहते हैं कि नहीं कराएंगे, तो वो आपको डराएगा, बच्चा मर सकता है, तो कहना भगवान के हाथ में है मरना और जिंदा होना, वो तुम्हारे हाथ में नहीं। जिसको मरना है मरेगा, जिसको जिंदा रहना है वो रहेगा। तुम तुम्हारी अपनी बात अपने पास रखो, हम हमारे घर में काम कर लेंगे। अब आप बोलेंगे कि फिर हम करें क्या? ऐसी स्थिति में ये जो मेथी के लड्डू है ना, ये बड़े काम की चीज है। जिस आई को गर्भावस्था में मेथी के लड्डू आपने थोड़े दिन भी खिला दिए, मेरी गारंटी है कि उसको सीजरियन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेथी के लड्डू पीछे से आवाज आई, जरूर खाइए और उस आई को खिलाइए जिसको गर्भावस्था है। और इससे भी ज्यादा जरूरी एक और माहिती दे देता हूं कि अगर किसी आई को किसी कारण से यूट्रस डिस्प्लेसमेंट हो गया, गर्भाशय अपने स्थान से हट गया, तो उसकी दुनिया में एक ही दवा है और वो यही है मेथी के लड्डू। उसके अलावा कोई दवा ही नहीं है उसकी। तो जिस आई को गर्भाशय अपने स्थान से हट गया है उसको नियमित रूप से मेथी के लड्डू खिलाइए। लड्डू बनाना आप सब जानते हैं। मेथी के लड्डू नियमित रूप से अगर आपने खिलाए गाय के दूध के साथ, तो 3-3.25 महीने के अंदर आई का गर्भाशय वापस अपने स्थान पर स्थित हो जाता है और उसकी जिंदगी में जो त्रास होने वाला है वो सब दूर हो जाता है।
इसलिए मेथी जो है बहुत अद्भुत औषधि है, अपने घर में जरूर रखिए। डायबिटीज के लिए काम आती है, आई को गर्भावस्था में काम आती है, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट की सबसे अच्छी दवा है। और यही मेथी और भी कई रोगों में काम आती है। और क्या रोगों में काम आती है? अगर आपके शरीर में वात से संबंधित कोई भी रोग हो गया तो ये मेथी ही सबसे अच्छी औषध है। वात से संबंधित रोग, गुर्दे दुखना, ये वात का रोग है। ये टांच दुखना वात का रोग है। एड़ी में दुखना ये वात का रोग है। हड्डियों में जॉइंट्स में दुखना ये वात का रोग है। कंधे में दुखना वात का रोग है। मनके का त्रास वात का रोग। ये सभी वात के रोग की सबसे अच्छी औषधि यही है, मेथी का दाना। खाने का तरीका मैंने बता दिया। 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में डालिए, सुबह उठकर वो पानी पीना है, पीछे से मेथी दाना चबा चबा के खाना है। इसी मेथी दाने से और भी एक रोग ठीक होता है। वो रोग क्या है? रक्त के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, तो इसी मेथी के दाने की ताकत है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। माने आपने बहुत दिन डालडा खाया है और बहुत दिन सोयाबीन तेल खाया और बहुत दिन रिफाइंड तेल खाया, तो थोड़े दिन अब मेथी का दाना खा लो तो आगे की जिंदगी ठीक रहेगी। जितने दुष्परिणाम हुए हैं डालडा खाने से, रिफाइंड तेल खाने से, उन सबको बाहर निकालने की ताकत इसमें है, मेथी के दाने में। रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, जिसको एलडीएल कहते हैं, वीएलडीएल कहते हैं, उसको कम करने की सबसे ज्यादा शक्ति मेथी के दाने में है। तो मेथी का दाना उस रोग में भी काम आता है। कोलेस्ट्रॉल आप समझते हैं, ये वही बीमारी है जिससे हृदय घात आता है, ये वही बीमारी है जिससे डायबिटीज होती है। तो मेथी का दाना इसमें भी चलता है। और एक बीमारी में मेथी का दाना काम आता है, और वो बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर। रक्त का दबाव ऊंचा हो गया, जिनको भी रक्त का दबाव ऊंचा हो गया उनको कहिए मेथी का दाना खाओ, 10 से 15 दिन में ही रक्त का दबाव सामान्य हो जाता है। बिल्कुल नहीं करता। अगर वायु का रोग आपको है तो मेथी का दाना बिल्कुल गर्म नहीं करता। जिनको स्वस्थ है शरीर उनको गर्म करेगा, लेकिन जिनको वायु का रोग है उनके लिए तो वो सबसे अच्छी औषधि है मेथी का दाना। 3 महीने ले लीजिए, सामान्य रूप से सभी रोगों में 3 महीने आप ले लीजिए। 3 महीने से ज्यादा लगातार मेथी दाना लेने की कभी भी जरूरत पड़ती नहीं है। 3 महीना मैक्सिमम होता है, 90 दिन काफी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मेथी का दाना, शरीर का ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए मेथी का दाना, शुगर कम करने के लिए मेथी का दाना, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मेथी का दाना, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट ठीक करने के लिए मेथी का दाना। ऐसे ऐसे मैंने 48 रोगों में उपयोग किया है मेथी का दाना। सभी रोगों में इसके बहुत अच्छे परिणाम। मेथी दाने का पानी लेने के बाद चाय दूध पीना हो तो? नहीं, 1 घंटे तक नहीं, 1 घंटे बाद। मेथी दाना पीने के, खाने के 1 घंटे बाद कुछ भी खा पी सकते हैं। चाय ना पिए तो अच्छा, क्योंकि चाय और मेथी दाने की दुश्मनी है। मेथी दाना और चाय की दोस्ती नहीं है, मेथी दाना और चाय की दुश्मनी है। तो आप बोलेंगे चाय की जगह क्या पिए? दूध पी लो, दूध और मेथी दाने की दोस्ती है। दूध की जगह ताक पी लो, ताक और मेथी दाने की दोस्ती है। दही खा लो, ताक पी लो, और जूस पी सकते हैं कोई भी। चाय पियोगे तो मेथी दाने का असर कम होता है चाय से। चाय का असर मेथी दाना कम करता है, मेथी दाने के असर को चाय कम करता है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो मेथी दाने का आप कभी भी जीवन में उपयोग करिए, बहुत अच्छे परिणाम। और आप बोलेंगे जी हम तो सब बीमारियों से मुक्त हैं, स्वस्थ हैं, तो क्या हम ले सकते हैं? आप भी चाहें तो ले सकते हैं, बीच बीच में थोड़े दिन छोड़ कर। जो कोई स्वस्थ व्यक्ति मेथी दाना खाना चाहता है, इसके लिए कि भविष्य में उसको कोई बीमारी ना हो, तो 15-20 दिन लगातार खाओ, फिर 15-20 दिन का गैप दे दो, फिर 15-20 दिन खाओ, फिर गैप दे दो, फिर खाओ, फिर गैप दे दो। ऐसा करके आप खा सकते हैं। सर पुदीना खाने से क्या फायदा? 1 मिनट रुक जाइए, मेथी दाने की बात चल रही है, आप पुदीना में पहुंच गए। मेथी दाने को स्वस्थ व्यक्ति भी खा सकता है, लेकिन बीच बीच में छोड़कर, लगातार उसे नहीं खाना चाहिए। लगातार उसी को खाना चाहिए जिसको बीमारी है। ठीक है, अब इस मेथी दाने के कुछ और उपयोग भी बता देता हूँ, बहुत अद्भुत है। गायत्री परिवार के जीवन कल्पतरु करके मिट्टी का दाना, गोमूत्र और देसी गाय द्वारा दही आती है। हाँ, ले सकते।
गायत्री परिवार की मिलती है बाजार में, वो कैसी है? वो अच्छी है, आप भी उसे बना सकते हैं। वो कैसे बनता है मैं बता देता हूँ। देशी गाय का मूत्र ले लीजिए, उसमें मेथी दाना डाल दीजिए, रात्रि पर्यंत उसको रखा रहने दीजिए मूत्र में। सवेरे उस मूत्र में से मेथी दाना निकाल लीजिए और जहां सूर्य का प्रकाश ना आता हो ऐसी छांव में, सावली शायद मराठी में कहते हैं, वहां उसको सूखने को डाल दीजिए। 3 दिन में वो सूख के तैयार हो जाएगा। डिब्बे में भर के रख लीजिए। इसका असर 3 गुना बढ़ जाएगा अगर आपने ऐसे तैयार करके मेथी दाना खाया। वो आप ले सकते हैं, बाजार में मिलती है तो ले सकते हैं, लेकिन उसके तैयार करने की विधि क्या है वो मैंने बता दी है। आप चाहें तो आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। मेथी दाने के और कई प्रयोग मैं आपको बताता हूं। अद्भुत है ये मेथी दाना। कई बार छोटे छोटे बच्चों को कान में दर्द होता है, बहुत तेज होता है ना, और इतना तेज होता है कि बेचारे वो चिल्लाते ही रहते हैं। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कोई पेन किलर दे देगा, इंजेक्शन लगा देगा। जितनी देर उसका असर रहेगा उतनी देर बच्चा शांत रहेगा, फिर दर्द शुरू होगा, फिर चिल्लाएगा। ऐसे किसी भी बच्चे को दर्द है, बहुत तेज दर्द है, तो सरसों का तेल या नारियल का तेल या तो गाय का शुद्ध घी, जो भी आपके घर में है, इसमें मेथी दाना डाल के गर्म करिए, खूब गर्म करिए, और गर्म करके थोड़ी देर के बाद उसको ठंडा करिए, और ठंडा करने के बाद उसको 1 थेंब कान में डाल दीजिए। 1 ही थेंब डालेंगे, 5 मिनट में दर्द बंद हो जाए। 5 ही मिनट में दर्द बंद हो जाए, और शायद दोबारा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और दोबारा दर्द नहीं आएगा। तो ये मेथी दाने का ऐसा भी एक उपयोग है। और एक उपयोग बताता हूं मेथी दाने का। दूसरे तेल में आपके पास अगर शुद्ध नारियल का तेल है, देशी गाय का घी है और शुद्ध सरसों का तेल है, और अगर चाहिए तो शुद्ध तिल के तेल में भी चल जाता है। अगर बच्चा थोड़ा समझदार है तो आप चाहें सीधे मेथी दाना ही कान में डाल दीजिए, हाँ, और 5 मिनट उसको बोलिए कान को ऐसे ही रखिए। थोड़ी देर के बाद कान को वो ऐसे करेगा तो मेथी दाना अपने आप कान से निकल जाएगा और उसके बाद दर्द भी निकल जाएगा। बिल्कुल निकलेगा, आप परेशान मत होइए। दर्द जैसे ही खत्म हुआ, कान नीचे करते ही दाना निकल गया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं निकला, अटक गया, तो उस कान में थोड़ा गुनगुना कोमट पानी डाल दीजिए, पानी के साथ निकल जाए। और इसका एक उपयोग बताता हूं, मेथी दाने का बहुत अच्छा एक उपयोग है। पिछले 5-6 साल से मैं उसका एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं ऐसे पेशेंट पर जिनको नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती। ऐसे कई लोग 4-4 गोलियां खाते हैं कंपोज की, फिर भी करवट इधर से उधर बदलते ही रहते, नींद ही नहीं आती। ऐसे लोगों को क्या करिए, उनके 2 अंगूठे हैं ना हाथ के, राइट और लेफ्ट, ये अंगूठे का साइड का हिस्सा, ये एक साइड है, ये एक साइड है ना, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? साइड नाखून है, उसके बाजू वाला हिस्सा, दोनों तरफ यहां पर मेथी दाना रख के पट्टी से बांध दीजिए। और वो पट्टी आती है ना, टेप, सेलो टेप आता है जिसपे पानी का असर नहीं होता, वो टेप बांध दीजिए। इधर 3-4 दाने रखिए, टेप बांध दीजिए, इधर रखिए, टेप बांध दीजिए, दोनों हाथ में। जैसे ही आप ये बांधेंगे तो 20 मिनट से लेकर 40 मिनट में बहुत जबरदस्त नींद आ जाएगी और वो सो जाएगा और अच्छे से सोएगा। कच्चा मेथी का दाना, सीधा कच्चा मेथी का दाना नाखून के नजदीक वाले हिस्से में 4-5 दाने रख के ऐसे टेप से बांध दीजिए, इधर भी दोनों हाथ में, बहुत भरपूर नींद आती है। और जिनको सिरदर्द होता है आधे में, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, जिसको माइग्रेन कहते हैं, उनको भी यही बांध दीजिए तो सिरदर्द चला जाएगा। जी, अंगूठे के नाखून के दोनों साइड में, हाँ जी, अंदर की बात, दोनों हाथों में करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। और क्या कर सकते हैं इस मेथी दाने जी, अगर आप इसको टेप से बांधेंगे 4-5 दिन, उसमें कुछ हरकत नहीं, बंधा रहने दीजिए। 4-5 दिन के बाद फिर टेप निकालिए, नया मेथी का दाना भर दीजिए, फिर बांध दीजिए। इस पर बस इतना ही ध्यान रखिए, पानी ना गिरे, मेथी का दाना गीला ना हो। जब तक गीला नहीं है तब तक वो काम करेगा। और एक इसका आप चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं, शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है,
बहुत तेज दर्द हो रहा है और आपके पास कोई गोली नहीं है, कोई दवा नहीं है और दर्द आपको कम करना है, तो जिस स्थान पर भी दर्द हो रहा है वहीं पे 4-5 दाने मेथी के रखिए और पट्टी लगा दीजिए सेलो टेप। 10 मिनट के अंदर ही दर्द चला जाएगा। जहां भी दर्द हो रहा है, जहां भी दर्द हो रहा है, मान लीजिए यहां दर्द हो रहा है, माथे पे मेथी दाने रखिए और एक पट्टी लगा दीजिए, 5-7 मिनट आराम से बैठ जाइए, दर्द कम होना शुरू होगा, थोड़ी देर में खत्म। मेथी के दाने में ऐसा क्या है, आप ये पूछोगे, जो ये सब करता है? भगवान ने इसको अद्भुत बनाया है। वैसे तो अपने स्वयं पाक घर में बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन ये विशेष औषधि है। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा है। सभी वस्तुओं में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, मेथी दाने में सबसे ज्यादा। ये बिल्कुल चुंबक की तरह से काम करता है मेथी दाना। यहां अगर दर्द है तो यहां बांध लो, मेथी का दाना रखो, पट्टी बांध लो, सब दर्द को खींच लेते। गुर्गे का भी, गुर्गे का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, हाथ की कोहनी का दर्द हो, कहीं भी दर्द है, इसमें खींचने की ताकत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसका बहुत है, दूसरे सभी औषधियों की तुलना। इसलिए मैं सबको बोलता हूं, स्वयं पाक घर में कुछ हो या ना हो, मेथी का दाना जरूर रखिए। सस्ता है, ज्यादा महंगा आता नहीं। मैंने बोला एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी खराब होता नहीं है और कहीं भी किसी भी गांव में आसानी से मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है, आपको तकलीफ नहीं करेगा। ये फायदा नहीं किया तो तकलीफ तो कुछ नहीं कर देगा। और यही मेथी का दाना और एक काम में आता है। अगर किसी ने कुत्ते ने काट लिया और घाव हो गया तो आप मेथी के दाने की चटनी बनाइए और उस घाव पे लगा दीजिए। कुत्ते के काटे हुए घाव को सबसे तेजी से भरने की ताकत इसमें है। इंजेक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेथी का दाना पानी में डाल के खाइए, बांध लीजिए सिर पे। पॉइंटेड पेन कहीं भी है, पूरे सिर में है तो बांधने का काम नहीं चलेगा, फिर तो खाइए मेथी का दाना, खाने से बिल्कुल ठीक होगा। पॉइंटेड पेन कहीं भी है शरीर के किसी भी हिस्से में, बांध दीजिए, पट्टी लगा दीजिए, तुरंत असर दिखेगा उसका। हृदय पे भी बहुत अच्छा परिणाम है। अगर आपको हृदय की तकलीफ है तो हृदय क्षेत्र में रोज रात को मेथी दाने की पट्टी लगा के वो लगा दीजिए सेलो टेप, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप इसको खाने में उपयोग तो ले ही सकते हैं, बाहरी भी इसका उपयोग बहुत है, जिसको एक्सटर्नल यूज कहते हैं मेथी दाने। पहचानने का, मेथी का दाना सबसे अच्छा वो होता है जो छोटा हो और तीखा हो। खाने में जितना तीखट होगा उतनी ही क्वालिटी अच्छी, देशी होगा उतनी क्वालिटी अच्छी। कब्जियत में बहुत अच्छा परिणाम करेगा। जिनको भी कब्जियत है वो रात को सोने के पहले मेथी दाने का पाउडर 1 चम्मच गर्म पानी के साथ पी के सोएं, बिल्कुल कब्जियत ठीक कर देगा आपको। वात से जुड़े हुए रोग और कफ से जुड़े हुए रोग कुल मिलाकर 73 हैं, 73 रोग हैं, वो पूरे के पूरे मेथी दाने से ठीक होते हैं। वात और कफ, पित्त को छोड़कर वात और कफ के जितने भी रोग हैं वो सबको ठीक करने की ताकत इस मेथी के दाने में है। तो आप उसको भरपूर इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा है। और कम से कम स्वस्थ हैं तो हफ्ते में 1 दिन तो मेथी दाना खा ही लीजिए, किसी ना किसी बहाने से खा लीजिए। चाहे सब्जी बना लीजिए, चाहे पाउडर ले लीजिए, चाहे गिलास पानी में भर के डाल के ले लीजिए, किसी न किसी बहाने से मेथी दाना खाते रहिए। रक्त अच्छा रहेगा, रक्त प्रवाह अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं जमेगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, डायबिटीज नहीं होगी, गुर्दे का त्रास नहीं होगा, कमर का दर्द नहीं होगा, कंधे का दर्द नहीं होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, कब्जियत नहीं होगी, कोष्ठबद्धता नहीं होगी, मलबद्धता नहीं होगी, ऐसे बहुत सारे रोग ठीक रहे। वो भी अच्छी है। हरी मेथी की सब्जी तो पूरे साल नहीं मिलती, लेकिन जितने दिन मिलती है खाइए। 3 महीने मिलती है लगातार खाइए, 4 महीने मिलती है लगातार खाइए, लेकिन मेथी का दाना पूरे साल मिलता है, कभी भी नहीं। ठीक है, अब एक आखिरी माहिती। माताओं को शरीर में
गर्भाशय से संबंधित जितने रोग होते हैं वो सबकी सबसे अच्छी दवा यही है, मेथी का दाना। जैसे मासिक पाड़ी से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, मासिक पाड़ी समय से नहीं आती है तो बहुत रक्त जाता है या बिल्कुल नहीं जाता है, या बहुत दर्द होता है, या चिड़चिड़ होने लगती है, बहुत अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा बहुत बढ़ जाता है उस समय, ये जितने रोग हैं मासिक पाड़ी के, ये सब की औषधि मेथी का दाना है। और एक क्या मानती कि सभी आयु को 45-50 साल की उम्र में मासिक पाड़ी बंद होती है। उस समय शरीर में जो हार्मोन का चेंज होता है उसकी भी सबसे अच्छी औषधि यही है, मेथी का दाना। तो अद्भुत है ये मेथी का दाना, आप इसको जरूर रखिए, अपने जीवन में भरपूर इस्तेमाल करें। ठीक है, अभी जितना मैंने बताया मेथी के दाने का, कोई शंका हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं दूसरी माहिती अब देता हूं। मठ जो है जी, पानी में भिगो, उसको ये आते हैं ना, मोड़ आते हैं मठ का मेथी के दाने की बात चल रही है। हाँ, मेथी के दाने की है, तो उसको भिगा के दूसरे अंकुरण हो जाता है। हाँ ठीक है, चलेगा। अगर मेथी के दाने को भिगा के थोड़ी देर आप रखेंगे कपड़े में बांध के, गीले कपड़े में, तो अंकुरण हो जाएगा। अंकुरित किया हुआ तो बहुत ही अच्छा है, खा सके तो खाइए, उसका तीखटपन बढ़ जाता है अंकुरण होने के बाद। खा सकते हैं तो जरूर खाइए, नहीं खा सकते तो वैसे ही खाइए जो पहले मैं बताया। जी, गर्मी में किसी को भी चलेगा जिसको वात की तकलीफ है, कफ की तकलीफ है। जिनको वात और कफ नहीं है उनको गर्मी में मेथी दाना नहीं खाना चाहिए। वात और कफ की तकलीफ है तो जरूर खाना चाहिए। और वात और कफ की तकलीफ के रोग सब मैंने बता दिए, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा बढ़ना, मोटापा बढ़ना, ओबेसिटी होना, हृदय घात होना, ये सब वात और कफ से जुड़े हुए रोग हैं। जिनको भी ये रोग हैं उनको मेथी दाना गर्मी में भी चलता है। जिनको नहीं है उनको गर्मी में ना खाएं तो अच्छा है। हाँ, संधिवात यही है ना, बात में ही संधि आती है। संधिवात माने अर्थराइटिस, अर्थराइटिस माने गाउट, और गाउट और ये सब एक ही फैमिली की डिसीज है, वात से जुड़ी हुई। तो उसमें मेथी दाना तो सबसे आवश्यक है और बहुत अच्छा है। पाइल्स की तकलीफ वालों को अगर रक्त निकलता है तो मेथी दाना ना खाएं तो अच्छा, और अगर रक्त नहीं है, सूखा है, तो जरूर मेथी दाने से ठीक हो जाएगा। पानी में उबाल के ले सकते हैं? पानी में उबाल के मेथी दाना लेने की जरूरत नहीं है, पानी में डाल के रख दीजिए और थोड़े दिन में या थोड़ी देर उबला हुआ पानी पी सकते हैं? उबला हुआ पानी पीने की जरूरत नहीं है। मेथी दाने को गर्म करना अच्छा नहीं होता। 3 से 4 महीने बस, फिर बीच में एक छोटा ब्रेक दे दीजिए, फिर 3-4 महीने खा सकते हैं। जी, गाय के गोमूत्र में मेथी दाना भिगो के 1 दिन रख दीजिए, फिर निकाल के छांव में सुखा लीजिए, फिर उसको डिब्बे में भर के रख लीजिए, फिर उसका उपयोग करें। बाजार में गाय का घी मिलता है? बाजार के घी की गारंटी नहीं देता, क्योंकि बाजार में तो घी के नाम पर बहुत कुछ मिलता है। लेकिन आपने अगर गाय पाली है, दूध निकाल के घी बनाया, तो उसकी गारंटी है। बाजार में कोई बहुत आपका खास परिचित आदमी है तो देख लीजिए, मेरे को भरोसा नहीं होता कि बाजार में शुद्ध देशी गाय का घी मिलता है। भेड़ सेड़ करके मिला देते, भैंस का भी देंगे, गाय का भी देंगे, जर्सी का भी मिला देंगे, और उनको कुछ मिल गया तो वो भी मिला देंगे। शुद्ध घी चाहिए, शुद्ध दूध चाहिए तो गाय घर में रखिए। अगर आप स्कूटर रख सकते हैं तो गाय क्यों नहीं रख सकते? मोटरसाइकिल रख सकते हैं तो गाय क्यों नहीं रख सकते? कार रख सकते हैं तो गाय क्यों नहीं रख सकते? ये स्कूटर मोटरसाइकिल तो तेल खाता है, धुआं देता है, वो गाय तो बेचारी सूखी घास खाती है और अमृत देती है, दूध। तो आप रखिए गाय घर के साथ। कोई और प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, मैं आगे चल रहा हूं। फिर मेथी के बाद एक दूसरी जानकारी देने वाला। जी जी, क्या बोला? मासिक पाड़ी में वही, रात को पानी में डालिए, रात भर पानी में रखा रहने दीजिए, सुबह उठकर पानी पीना है, पीछे से दाना चबा के खाना है। लेकिन आपको अगर मासिक पाड़ी की कोई भी तकलीफ है तो जब पाड़ी का समय है तब लेने की जरूरत नहीं है, पहले से ले लीजिए तो पाड़ी तक ठीक ही कर देगा।
15-20 दिन ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना ले लीजिए। आगे चले? चलिए। एक चीज मैंने बोली मेथी का दाना, ऐसी एक दूसरी चीज और बताता हूं जो बहुत अद्भुत है, वो भी आपके घर में हो तो मजा आएगा। वो कई बीमारियों को दूर करने की उसमें भी शक्ति है, और वो है पान में लगाया हुआ चूना। चूना खाइए, हाँ चूना लगाइए मत, चूना खाइए। और मेरा सबको कहना है तंबाकू मत खाइए, चूना खाइए। हाँ, चूना बहुत ही अद्भुत है, जैसे मेथी का दाना अद्भुत है ऐसे ही चूना बहुत अद्भुत है। चूने की ताकत भी यही है जो मेथी के दाने की है। वात से जुड़ा हुआ कोई भी रोग शरीर का बंद करने का, खत्म करने का, समाप्त करने का ताकत चूने में भी है। गुर्दे दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, मणके का त्रास हो गया है, हड्डी में गैप पड़ गया है, ये सभी औषधि के रूप में चूना चलता है। चूना खाइए। अब कैसे खाना, कैसे खाना, कितना खाना? चूना बाजार में मिलता है, आप सब जानते हैं। पान की दुकान में मिलता है, आप सब जानते हैं। वो चूना ले आइए। उस चूने को थोड़ा सा मात्रा में 1 ग्राम चूना और 100 ग्राम दही, 1 ग्राम चूना 100 ग्राम दही दोनों मिलाइए और दही को खा जाइए। और दही नहीं है तो ताक, 100 ग्राम ताक, 1 ग्राम चूना दोनों मिलाइए और पी लीजिए। ताक भी नहीं है तो कोई भी जूस, ऊस का रस, संतरे का रस, मौसम्बी का रस, द्राक्ष का रस, टमाटर का रस, कुछ भी रस में चूना मिलाइए और पी जाइए। 1 ग्राम रोज के, 1 ग्राम रोज का काफी होता है। 1 ग्राम कितना होता है मालूम? बिल्कुल थोड़ा सा, एक जो चम्मच होती है ना, 1 चम्मच भर के टी स्पून, उसमें लगभग 15 ग्राम चूना आता है। अब उसके 15 हिस्से कर दीजिए तो 1 ग्राम रहेगा। तो 1 ग्राम चूना 100 ग्राम दही, 1 ग्राम चूना 100 ग्राम ताक, 1 ग्राम चूना 100 ग्राम कोई भी फल का रस, और कुछ भी नहीं मिले तो पानी में चूना मिलाइए, पानी पी जाइए। तो अब क्या क्या ठीक कर देगा? गुर्दे का त्रास जिनको भी है, गंभीर से गंभीर गुर्दे का त्रास है, चूना बिल्कुल ठीक कर देगा। कमर दुखती है, चूना ठीक कर देगा। कंधा दुखता है, चूना ठीक कर देगा। मनके का त्रास है, चूने से ठीक हो जाएगा। मनके के अंदर गैप आ गया, जो दुनिया की कोई दवा ठीक नहीं कर सकती, उस गैप को चूना उस गैप को भर देता। दांत कमजोर हो गए हैं, चूने से मजबूत हो जाते हैं। दांत हिल रहे हैं, वापस जम जाएंगे। मुंह में बदबू आती है, चूना खाएंगे कभी नहीं आएगी। रात को नींद अच्छी नहीं आती, चूने से बहुत अच्छी नींद आएगी। पेट में भूख नहीं लगती, चूना खाओ, बहुत अच्छी भूख लगेगी। और जिन बच्चों को ऊंचाई नहीं बढ़ती, उनको चूना खिलाओ, ऊंचाई बढ़ेगी। जो भी बच्चे आपको ऐसा लगता है कि इनकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए, उनकी आयु भी ऊंची है, बाबा भी ऊंचे हैं, लेकिन बच्चे छोटे हैं, उनको जरूर चूना खिलाएं। कैसे खिलाएं? तरीका मैंने बता दिया, दही में मिला के, ताक में मिला के, जूस में मिला। कितने दिन? जिनकी ऊंच बढ़ानी है उनको लगभग 1 साल चूना खाना पड़ेगा। हाँ, रोज 1 ग्राम 1 साल तक, सुबह खाली पेट। और एक गंभीर बीमारी है जो बच्चों को अक्सर होती है। आपने देखा है कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतिमंद है, देखा है ना, मतिमंद बच्चे। मतिमंद बच्चों की सबसे अच्छी औषधि है यही चूना। जिन बच्चों को मतिमंदता है उनको चूना खिलाइए, दही में डाल के, ताक में मिला के, 1 बरस सतत खिला दीजिए, 1 साल, मतिमंदता बिल्कुल दूर हो जाए। और एक बीमारी जिसका नाम है जॉन्डिस, काविड, पीलिया, हेपेटाइटिस, ये चारों एक ही बीमारी के नाम। जिनको भी जॉन्डिस है, पीलिया है, काविड है, हेपेटाइटिस है, उनको भी चूना खिलाइए, लेकिन ऊस के रस में। उनको दही में मत खिलाना कभी भी। जिनको काविड है, पीलिया है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, उनको चूना कभी भी दही में नहीं खिलाना, ताक में नहीं खिलाना। उनको ऊस के रस में चूना मिला के ऊस का रस पिलाना, तो 10 दिन में ही काविड ठीक होता है। प्रमाण वही, 1 ग्राम चूना, 1 गिलास ऊस का रस।
और सबसे दुनिया की खराब बीमारी